नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही अद्भुत और सूक्ष्म सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है हमारी एक अकेली सांस का। नासिका से शुरू होकर शरीर के बिल्कुल सूक्ष्म कोशिकीय स्तर तक पहुंचने की ये कहानी सच में हैरान करने वाली है। हर पल बिना रुके हमारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। आइए इस चमत्कारिक प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि जीवन को ऊर्जा देने वाली ये सांस आखिर अपना रास्ता कैसे तय करती है। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के हमारे मुख्य पड़ाव होंगे, पहले एक संक्षिप्त परिचय, फिर नासिका और स्वर यंत्र की बनावट, उसके बाद ट्रैकिया यानी श्वास नली का मार्ग, फिर फेफड़े और वायुकोश, और अंत में गैसों का विनिमय कैसे होता है। भाग 1, श्वसन तंत्र का परिचय। असल में ये अंगों का वो खास समूह है जो एक बिल्कुल सटीक तालमेल के साथ हमारी श्वसन क्रिया को संभव बनाता है। भाग 2, नासिका और स्वरयंत्र। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव, हवा का सफर, मुख गुहा के ठीक ऊपर मौजूद नासिका छिद्रों और नासिका वेश्म से शुरू होता है। दोनों नासिका वेश्म आगे चलकर एक बड़े हिस्से में खुलते हैं जिसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। इसके मध्य और निचले भाग को श्वसन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि रक्त कोशिकाओं और म्यूकस यानी श्लेष्मा का एक घना जाल बिछा होता है। हवा जैसे ही यहाँ से गुजरती है, यह जाल उसे तुरंत नम और गर्म कर देता है। और सबसे खास बात, इसी जगह पर नासिका वेश्म की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार प्लेट जैसी होती हैं। इन्हें कौंची कहते हैं। ये घुमावदार रास्ता यह सुनिश्चित करता है कि हवा पर्याप्त समय तक नासिका में रहे और बिल्कुल ठीक से छन जाए। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि नासिका का ऊपरी भाग, जिसे ऑल्फैक्टरी रीजन या घ्राण क्षेत्र कहते हैं, वो तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध की पहचान करता है। संरचनात्मक रूप से देखें तो मनुष्यों में ये गंध पहचानने वाला क्षेत्र काफी छोटा होता है, लेकिन अगर इसकी तुलना कुत्तों जैसे जानवरों से की जाए तो उनमें ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल यही कारण है कि जानवरों की सूंघने की क्षमता इंसानों के मुकाबले कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। नासिका से अच्छी तरह छनने के बाद हवा कंठद्वार यानी ग्लॉटिस के नीचे एक डिब्बे जैसी रचना में पहुंचती है। इसे स्वर यंत्र या लैरिंक्स कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ हवा के गुजरने का कोई साधारण रास्ता नहीं है। इसका मुख्य काम है अलग अलग तरह की ध्वनि का निर्माण करना। जब भी कोई बोलता है, गाता है या कोई भी आवाज निकालता है तो वो इसी स्वर यंत्र की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। संरचना और ध्वनि का ये सीधा कनेक्शन मानव शरीर की सच में एक बेहतरीन कारीगरी है। भाग 3, ट्रैकिया का मार्ग। चलिए सांस को छाती की गुहा में थोड़ा और नीचे लेकर चलते हैं और 11 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली की कार्यप्रणाली देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रैकिया की इंजीनियरिंग कितनी बेजोड़ है। जरा सोचिए, ये 11 सेंटीमीटर लंबी नली पूरी तरह हवा से भरी होती है, लेकिन जब इसमें हवा का दबाव कम होता है तो ये गुब्बारे की तरह पिचक क्यों नहीं जाती? इसका कारण है इसकी दीवारों पर मौजूद कार्टिलेज के बने अपूर्ण वलय। ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार के रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स श्वास नली को गजब की मजबूती देते हैं और इसे किसी भी स्थिति में पिचकने से बचाते हैं। इससे सांस का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। नीचे जाकर ट्रैकिया 2 मुख्य हिस्सों में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई या श्वसनी कहते हैं। फेफड़ों के अंदर जाने के बाद ये बिल्कुल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह फैलने लगती है। हर ब्रोंकाई बहुत सारी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। ये श्वसनिकाएं फिर और पतली नलियों में बढ़ती हैं, जिन्हें वायु कोशिका वाहिनी कहते हैं। और अंत में ये पूरा का पूरा जाल बिल्कुल छोटी छोटी थैलियों में जाकर खुलता है, जिन्हें वायुकोश या एल्वियोली कहा जाता है। भाग 4, फेफड़े और वायुकोश। अब हम श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों तक पहुंच चुके हैं। हमारी वक्ष गुहा में सुरक्षित रखे हुए दोनों गुलाबी और स्पंजी फेफड़े। इन दोनों फेफड़ों की सुरक्षा के लिए एक कमाल का प्राकृतिक तंत्र काम करता है। हमारे दोनों फेफड़े एक थैलीनुमा रचना के अंदर होते हैं, जिसे प्लूरल गुहा कहते हैं। इसके चारों तरफ पैराइटल प्लूरा नाम की एक पतली सी झिल्ली होती है। फेफड़ों और इस प्लूरा के बीच एक म्यूकस जैसा चिकना द्रव भरा रहता है। अब इसका फायदा क्या है? जब फेफड़े सांस लेते समय फैलते और सिकुड़ते हैं तो ये चिकना द्रव ये पक्का करता है कि फेफड़ों को छाती की गुहा से कोई रगड़ या घर्षण ना लगे। एकदम स्मूथ काम होता है। अब जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए। 7 लाख नहीं, 7 करोड़ नहीं, पूरे 70 करोड़। जी हां, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो 7 गुणा 10 की घात 8
मनुष्य के दोनों फेफड़ों को मिला लें तो लगभग इतने ही सूक्ष्म वायु कोश या एल्वियोली हमारे अंदर मौजूद होते हैं। ये संख्या सच में किसी भी कल्पना से बाहर है और यकीन मानिए यही वो जगह है जहां सांस का असली जादू शुरू होता है। और उस विशाल संख्या का नतीजा है ये दूसरी संख्या 400 से 800। जब उन 70 करोड़ सूक्ष्म वायु कोशों के सतह क्षेत्र को एक साथ मिला दिया जाता है तो गैसों के आदान प्रदान के लिए हमारे फेफड़े लगभग 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध कराते हैं। मतलब क्या ये बिल्कुल हैरान करने वाला नहीं है कि एक टेनिस कोर्ट के आकार जितनी बड़ी सतह हमारी छाती के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रूप से पैक की गई है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि गैसों का विनिमय हो सके। भाग 5, गैसों का विनिमय। अब हम भौतिक संरचनाओं से आगे बढ़कर विसरण यानी डिफ्यूजन की उस सूक्ष्म और गतिशील रासायनिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मनुष्य के फेफड़ों में गैसों का ये आदान प्रदान आखिर होता कैसे है। ये वो मुख्य सवाल है जो हमारे शरीर को जीवित रखने वाली सबसे अहम प्रक्रिया को समझाता है। आइए इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण को कुछ आसान कदमों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की डिलीवरी की। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इंस्पिरेशन की क्रिया होती है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के वायु कोशों में भर जाती है। इन वायु कोशों के चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का एक बेहद घना जाल होता है। वायु कोश में मौजूद यह ऑक्सीजन विसरण विधि से सीधे रक्त में चली जाती है और वहां मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। अब ये बिल्कुल शुद्ध रक्त हृदय से होते हुए धमनियों के सहारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे प्रकृति ने एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। कोशिकाओं के पास पहुंचकर एक बार फिर विसरण की क्रिया होती है। ऑक्सीजन कोशिकाओं के भीतर चली जाती है और वहां बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में मिल जाती है। ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये अशुद्ध रक्त शिराओं के सहारे हृदय से होते हुए वापस फेफड़ों में आता है। वहां CO2 को वायु कोश में छोड़ दिया जाता है और अंत में एक्सपिरेशन यानी सांस छोड़ने के जरिए इस CO2 मिश्रित हवा को नासिका के रास्ते वापस वायुमंडल में बाहर निकाल दिया जाता है। हर एक पल ये जटिल नेटवर्क बिल्कुल खामोशी से काम करता रहता है, जो बाहर के वायुमंडल को मानव शरीर के अंदर की हर एक कोशिका से सीधा जोड़ता है। क्या कभी इंसानों ने सच में छाती के ठीक अंदर छिपी जीवन देने वाली उस 800 वर्ग फुट की सतह की गहराई से सराहना की है? ये एक ऐसा शांत चमत्कार है जो हमारे हर पल, हमारी हर सांस को संभव बनाता है। इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और विज्ञान के इन अद्भुत चमत्कारों को समझते रहें।